वन में हमने जाना था समास प्रक्रिया होती क्या है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, और इसमें हम नए शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, और समास के भेद कितने होते हैं। तो हमने समास के भेद जाने थे कि समास के 4 भेद होते हैं। तो उनमें से अब जो समास का पहला भेद है जिसमें पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, जिसको हमने नाम क्या दिया, तत्पुरुष समास। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमने 2 नाम और लिए थे, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये दोनों भी इसी के अंतर्गत आते हैं, पर मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें ऐसा क्यों कि पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान, हमने विशेषता तो जान ली इसकी। ठीक है, कि भाई जिसमें पूर्व पद गौण होगा और उत्तर पद प्रधान, उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। कर्मधारय में भी यही है, इसीलिए इसके अंतर्गत लिया गया कि इन दोनों में भी पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसी के अंतर्गत इसको ले लिया गया। ठीक है, 3 प्रकार के इसके अंदर ये हो गए। ठीक है बेटा, लेकिन पूर्व पद गौण क्यों कहा गया, क्योंकि बेटा इनमें जो संबंध होता है ना, इनमें जो संबंध होता है, ठीक है, संबंध जो होता है, किसमें संबंध, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों में किस चीज का संबंध होता है, विशेषण विशेषण एवं विशेष्य। बेटा टॉपिक को समझना है, रटना नहीं है, ध्यान रखना, जब आप इसको समझ लोगे तो आपसे कहीं भी गलती नहीं होगी। भाई पहले समास में, पहले जो हमारा प्रकार का समास है उसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान है, ये याद रखना है। ठीक है, अब क्यों है, क्योंकि इसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण आप समझते हो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो मतलब पहला पद में कौन से शब्द आएंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो उत्तर पद की विशेषता बताएंगे, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है, विशेष्य। तो ये क्या होगा, यहां पर होगा विशेषण और यहां पर होगा विशेष्य। ठीक है, तो आसानी से हम पहचान सकते हैं तत्पुरुष समास को, कर्मधारय समास को, द्विगु समास को। अभी मैं थोड़ा आगे बताती हूँ कि तीनों में होता तो ये, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, वो हम समझेंगे अभी। पहले मेन चीज समझनी है कि इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य होगा। अर्थात जो पहला पद है वो उत्तर पद की विशेषता को बताएगा। ठीक है, तो वो आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, और वो कर्मधारय समास भी है, द्विगु समास भी है, तीनों में ये सिचुएशन है। ठीक है, तभी इसको इसमें लिया गया। ठीक है, लेकिन इनमें कौन कौन से शब्द रखे गए, क्या बेटा एक ही प्रकार की विशेषण होती है, एक ही प्रकार की विशेषता होती है, नहीं, तो इसमें भी कई प्रकार होते हैं, तो उसको हमें समझना है। देखिए तत्पुरुष के अंतर्गत कौन से आएंगे, तत्पुरुष के अंतर्गत वो आएंगे कि जब पहला पद क्या हो, पूर्व पद विशेषण हो, ये तो होगा ही होगा, कम क्लियर है तो। ठीक है, और उत्तर पद क्या हो, उत्तर पद विशेष्य हो, ये तो तीनों में ही सेम बात है। ठीक है, तीनों में ही सेम बात है, इसमें भी इसमें भी, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, तीनों इसके अंतर्गत आ गए। इसमें बेटा क्या होगा कि जब इस समास का निर्माण किया जाएगा तत्पुरुष समास का, बेटा ध्यान से समझना, तीनों में ही पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। ठीक है, लेकिन कैसे पहचानोगे कि तत्पुरुष है या कर्मधारय है, द्विगु समास है। जो तत्पुरुष समास है उसमें कारक की विभक्ति का लोप होता है, किसकी विभक्ति का, कारक की विभक्ति का। बस यही मेन पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि कारक की विभक्ति का लोप होता है। कैसे, ये कारक की विभक्ति का लोप मतलब कैसे, देखिए जैसे मैंने यहां पर लिया देश जमा भक्त, तो शब्द बनकर क्या आया हमारा, देश भक्त। ठीक है, अब इसको जरा आप एक्सप्लेन करो, इसको क्या बनेगा, देशभक्त मतलब देश का भक्त। देखो बना कि नहीं, देश मूल शब्द है, स्वतंत्र है, भक्त भी शब्द है। अब देखो वो भक्त की विशेषता है कि नहीं है,
भक्त किसका है? वो देश का भक्त है। देखो बेटा ये ध्यान रखना है कि शब्द देश हमारा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा कब है? जब ये स्वतंत्र रूप में है। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसको प्रयोग कर रहे हैं बेटा, वही शब्द संज्ञा भी हो सकता है, वही शब्द विशेषण भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, कब उसको हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, किस स्थिति में प्रयोग कर रहे हैं, ये उस स्थिति पर डिपेंड करता है। कभी रटना मत कि देश है तो संज्ञा ही होगा हमेशा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया ये सब। उसका प्रयोग हमने किस स्थान पर किया है और किस अर्थ में किया है वो मायने रखता है। तो वाक्य के अंदर उस शब्द उसी तरह से उसमें परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए भक्त किसका है? वो देश का है। तो ये भक्त है, ये देश है। देश क्या है? विशेषण है। भाई उस भक्त की विशेषता है, ये विशेष्य है। ये समस्त पद आपका बनकर आ गया। अब देखिए इसका जब हमने समास विग्रह किया, इसका जब हमने समास विग्रह किया, समास बनाते वक्त क्या हुआ? कारक की विभक्ति का लोप हो गया। तो देखो का क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब आपको पता होंगे। कारक का क्या है? कारण। तो अधिकरण पर जहां तक संबंध, संबंध का के की, उस भक्त का संबंध किससे है? देश से। तो कौन से कारक की विभक्ति का लोप है यहाँ पर? संबंध कारक की। ठीक है, तो विभक्ति का लोप हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर देखो देशभक्त, तो मतलब देश का भक्त बन रहा है, लेकिन हमने क्या लिखा है इसको? देशभक्त। कारक की विभक्ति को छुपा दिया। तो जब पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद तो विशेष्य होगा ही होगा। जब पहला पद विशेषण है तो भाई विशेष्य की तो विशेषता बताएगा विशेषण। ठीक है, लेकिन जब उसका समस्त पद बनकर आए और उस समस्त पद, ये क्या है हमारा? समस्त पद। जब ये समस्त पद बनकर आए, इस समस्त पद को बनाते समय हम कारक की विभक्ति का लोप कर दें, तो वो किस में जाएगा? आपका तत्पुरुष समास में जाएगा। किस में जाएगा? तत्पुरुष समास में। पहचानोगे कैसे? उसका विग्रह करके आप देख लीजिए। ठीक है, और कर लेते हैं, जैसे हम और ले लेते हैं उदाहरण बेटा, समझो इसको अच्छे से। गुड़ जमा सवार, क्या बन गया आपका? घुड़, आपका बन गया घुड़सवार। ठीक है, अब देखो सवार, कैसा सवार? कैसा सवार है वो? किस पर सवार होने वाला? उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी विशेषता क्या है? घुड़, घोड़े पर सवार होने वाला है वो। तो देखो अपने आप ही आ रहा है, घुड़ जमा सवार। हमने इसका समस्त पद बनाया घुड़सवार, इसका मतलब घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार। देखो निकल कर आ रही कि नहीं आ रही कारक की विभक्ति? अधिकरण में पर। ठीक है, अधिकरण जिसमें अधिकार दिखाया जाता है आपका, तो कौन सा है? अधिकरण कारक। अधिकरण की जो विभक्ति है उसका लोप कर दिया गया, तो ये भी किस में जाएगा? तत्पुरुष समास में जाएगा। समझ में आ गया बेटा? देखिए फिर से समझिए इसको, आगे रिपीट करती हूँ मैं अब इसको। अब अगले समास पर मैं जाऊंगी, पहले इसको समझो। तीनों में ही विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, लेकिन पहले में क्या होगा? तत्पुरुष समास में जब आप उसका समस्त पद बनाते हो, दो पदों को लेकर समस्त पद का निर्माण करते हो, नए शब्द का निर्माण करते हो, तो जब आप उसका विग्रह करोगे तो देखोगे कि कारक की विभक्ति का लोप हुआ है, तो वो किस में जाएगा? आपका तत्पुरुष समास में। ठीक है बेटा, अब चलते हैं कर्मधारय समास की तरफ। इसका जो हमने नेक्स्ट है, इसको हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो आपको। एक तत्पुरुष समास बना, दूसरा कर्मधारय बना, और तीसरा द्विगु समास बना। ठीक है, अब चलते हैं हम नंबर सेकंड की तरफ, कर्मधारय समास की तरफ। तो पहली विशेषता तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहली विशेषता तो हमें पता ही चल कि दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है बेटा, अब कर्मधारय समास पर आ जाते हैं। ठीक है, एक उदाहरण मैं यहां पर ले लेती हूँ। नील कमल, दो शब्द मैंने यहां पर लिए, नील और कमल। देखो कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। इसका करो विग्रह करो, इसका समस्त पद बनाओ जरा, क्या बन जाएगा? नील कमल। इसका विग्रह करो जो नील कमल, तो क्या इसका स्पेलिंग कैसे करोगे आप? देखो जरा, नील कमल, भाई ये कह रहा है नील जमा कमल बराबर नील कमल हो गया। ठीक है, तो नील कमल क्या है? मतलब नीला है जो कमल, क्या हो गया? नीला है जो कमल। अब यहां पर कहीं कारक की विभक्ति है? नहीं, यहां पर सिर्फ क्या है? पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। और कर्मधारय में क्या है कि वो उसकी विशेषता बताता है। पहला शब्द जो है उसकी क्वालिटी को बताता है, और यहाँ पर अधिकतर क्या बताया जाता है? उसके गुण धर्म की बात की जाती है। कर्मधारय समास में उसके गुण धर्म की बात की जाती है। ठीक है, क्वालिटी में देखो विशेषण में कई चीजें आती है, उसकी दशा, अवस्था, गुण, धर्म, दोष सब आते हैं,
तो कर्मधारय में किसकी बात की जाती है अधिकतर? गुण की और उसकी अच्छी जो क्वालिटीज होती हैं उसकी बात की जाती है, गुण धर्म की बात की जाती है। अन्य उदाहरण ले लेते हैं हम इसका, जैसे अंधकूप, अंध जमा कूप, हमने कर लिया अंध जमा कूप, तो क्या बन गया आपका? अंध कूप, कूप मतलब कुआं, ठीक है। तो क्या इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? अंधा है जो कूप। बेटा पहले इसको समझना है अच्छे से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पार्ट्स में सारे पहले समझाऊंगी, चारों प्रकार के जो हमारे समास है वो, फिर जो कंफ्यूजन रहती है हमारे की, अभी कुछ बच्चों के मन में जो सवाल आ रहा है कि कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, हमें तो दिक्कत इसी में होती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अंध, अंध मतलब अंधा है, कूप मतलब कुआं, उसकी विशेषता हुई कि नहीं हुई? देखो उसके गुण की बात की जा रही है अब यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? कर्मधारय समास। इसमें भी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। उपमा और उपमान का भी हो जाता है, ठीक है। जैसे चंद्रमुखी, मैं ले लू चंद्रमुखी, चंद्र जमा मुखी, ठीक है। उसका मुख कैसा है? चंद्रमुखी नहीं आएगा, चंद्रमुख आएगा। चंद्रमुखी तो बहुवीर्य में चल जाएगा चंद्र, क्योंकि यहाँ पे मूल शब्द ही लेना है, चंद्र जमा मुख, तो क्या बन गया आपका? चंद्रमुख, अर्थात चांद के समान है जो मुख, जो मुख कैसा है? चांद के समान है, ठीक है। अब देखो मुख को किसकी उपमा दे दी? चांद की दे दी, तो यहाँ किसका संबंध हुआ? उपमा रूप में उपमान का। तो कर्मधारय में विशेषण विशेष्य और उपमान, सॉरी उप में हो गया, यहाँ उपमान होता है और उसको कोई उपमेय दे दी जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। चलिए अब चलते हैं द्विगु समास की तरफ। द्विगु समास में क्या होता है बेटा? इसमें भी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? संख्यावाची होता है। किस प्रकार का होता है इसमें? इसमें जो संबंध होता है वो हमारा कैसा होता है? संख्यावाची होता है। जो विशेषण होती है हमारी कैसी होती है यहाँ पर? इसको अगर कहे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। विशेषण के क्या कौन सा होता है इसमें? संख्यावाची। जैसे दे दिया मैंने चौराहा, चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, ठीक है। और ज्यादातर यहाँ पर मतलब संख्या दी जाती है और ग्रुप की बात की जाती है। देखो चौराहा, वो राह कैसी है? चारों तरफ खुलने वाला रास्ता है, तो विशेषता तो है उस रास्ते की, विशेषण विशेष्य का संबंध तो है, लेकिन यहाँ पर कैसा होता है? संख्यावाची होता है, ठीक है। और ले लो इसमें कुछ भी आप इसी तरह से, जैसे त्रिभुज ले लो, आपका त्रिभुज, त्रिभुज क्या है? देखो तीन भुजाओं का भुज, कितनी भुजाएं हैं? तीन, तीन भुजाओं का समूह हो गया, ठीक है। तो ये तीन क्या है? विशेषता हो गई इसकी, और ये भुजा क्या है? मूल शब्द हो गया आपका, ठीक है। तो किस में जाएगा? भाई संख्यावाची है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो किस में जाएगा? द्विगु में जाएगा, ठीक है बेटा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं इसको। तत्पुरुष समास, देखो समास के भेद में हमारा पहला भेद है जो पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद गौण क्यों होता है? क्योंकि पहला पद जो होता है विशेषण होता है या आपका उपमेय होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? विशेषण की क्या, विशेष्य की विशेषता बताई जाती है या उपमान का उपमेय बताया जाता है, ठीक है बेटा। तो कोई सा भी संबंध हो सकता है इसमें, ठीक है। विशेषण विशेष्य का संबंध होता है इसमें। तो पहले में क्या होगा तत्पुरुष में? इसमें कारक की विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, और जब इसका हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक की विभक्ति का लोप होता है। तो कारक की विभक्ति जहां आए वो तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, इसमें विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो इसमें क्या बताया जाता है? उस विशेषण में उसका गुण धर्म की बात की जाती है, ठीक है। जैसे नील कमल अभी मैंने बताया, इसमें किसकी बात की जाएगी? गुण धर्म की बात की जाएगी। और द्विगु समास में किसकी बात की जाएगी? संख्या की बात की जाएगी। विशेषता कैसी होगी उसकी? संख्या में होगी। चार राहों का समूह चौराहा, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, ठीक है। इस प्रकार से होगा बेटा।